पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियानी और युनची के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पर तियानी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा होता है क्योंकि युनची की सारी मैस्टिकल पावर वैसे ही एग्जॉस्ट है, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता और यही मौके का फायदा उठाते हुए तियानी ने उसकी हालत खराब करके रख दी थी। लेकिन बीच में सही टाइम पर आकर पहुंच जाती है जिया केन्युई और आने के बाद उसने अपनी पावर का यूज करते हुए तियानी के खिलाफ बैटल शुरू कर दिया था और इस वजह से वो उसके साथ फाइट करने लग जाती है। युनची और केन्युई दोनों तियानी से फाइट करते हैं, इस वजह से तियानी वहां पर हार जाता है और युनची की जान बच जाती है। जिसके बाद ज़ोरोलान के जो फादर एम्पायर है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो अपने जो सिंहासन है वो युनची और अपनी बेटी ज़ोरोलान को दे देंगे। इस वजह से उन्होंने उन दोनों की शादी तय करवा दी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनची और ज़ोरोलान की शादी हो रही होती है। असल में जो शादी हो रही थी वो युनची और ज़ोरोलान की थी। ज़ोरोलान को ही उसका फादर कांगयुई कहकर बुलाता है। तो यहाँ पर एम्पायर जो था वो सभी से कहने लग जाता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और इस वजह से मैंने फैसला किया है कि हमारे जो इस राज्य की जिम्मेदारी है वो जाएगी मेरी बेटी ज़ोरोलान को और युनची को। आगे से यही दोनों इस राज्य को संभालने वाले हैं। सही टाइम पे मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कदम पीछे कर लिया। उम्मीद है कि युनची और ज़ोरोलान इस महल को बहुत अच्छे से चलाएंगे। लेकिन जब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक फिनिक्स जेड आकर पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा अजीब और एकदम अचानक में ही एंट्री मारा था। सभी हैरान रह गए थे कि आखिर ये फिनिक्स जेड यहाँ पर क्या कर रहा है। देखते ही देखते वहां पर कुछ बंदों की एंट्री भी होती है जो काफी ज्यादा एटीट्यूड के अंदर आ रहे थे यहाँ पर। और ये बंदा वही होता है जिसको हमने लास्ट एपिसोड के भी एंड में देखा था। इस बंदे का नाम है फेंग ज़ीचेन और ये एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 2 के ऊपर मौजूद है। ये आता है डिवाइन फेनिक्स सेक्ट से और वहाँ का ये 13 प्रिंस है। ज़ीचेन यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि मैं डिवाइन फेनिक्स सेक्ट का 13 प्रिंस हूँ और यहाँ पर आया हूँ एम्परर को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए। उसको देखते साथ ही युनची को फिनिक्स गॉड की बातें याद आने लग जाती है कि जब उसने उसको अपनी पावर दिया था ना, तो उसने ये भी कहा था कि युनची अपनी जो फिनिक्स गॉड की पावर है ना उसको छुपा कर रखना फिनिक्स सेक्ट वालों से, क्योंकि अगर उन्होंने पहचान लिया कि तुम्हारे पास फिनिक्स गॉड की पावर है तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देंगे। तो इस वजह से युनची समझ चुका था कि अच्छा तो ये लोग यहाँ पर इसी के सिलसिले में आए हैं। इनको शक हो गया होगा कि मेरे पास फिनिक्स गॉड की पावर है तो मुझे थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। एम्परर यहाँ पर ज़ीचेन का स्वागत करता है और कहने लग जाते कि आप यहाँ पर आए तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो वो ज़ीचेन कहने लग जाते कि माफ करना, मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर आ गया, मुझे इन्विटेशन नहीं मिला था लेकिन फिर भी आ गया। पर एम्परर कहता है कि अरे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान है, आपको सबसे अच्छा ट्रीट किया जाएगा। तो यूसन को ज़ीचेन कहना चाहते कि अरे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर कुछ और बात करने के लिए आया हूँ, कुछ मेरा काम था मैं वो करने के लिए आया हूँ। अब जैसे कि तुम लोग यहाँ पर आराम से रैंकिंग बैटल जो था वो जीत गए थे, तो तुम लोगों को पता होगा अभी एक प्रोफाउंड रैंकिंग बैटल भी होने वाला है जो कि कुछ दिन बाद ही होगा। तुम्हारी इंपीरियल सिटी हमेशा से कभी भी रैंकिंग बैटल तो छोड़ो कोई भी बैटल जीतने के काबिल नहीं थी, पर देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस देखा कि तुमने रैंकिंग बैटल जीता। उसके बाद अगले कई सारे बैटल जो छोटे मोटे हुए उसमें तो तुम लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। पर इसलिए मैं यहाँ पर आया बताने के लिए कि कुछ दिनों बाद प्रोफाउंड रैंकिंग बैटल होगा और उसी का इन्विटेशन है मेरे पास। मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे 6 नेशन के अंदर जितने भी पावरफुल सेक्ट है ना सभी को ये इन्विटेशन दिया है और ये इन्विटेशन मैं तुम्हारे पास भी लेकर आया। उम्मीद है कि इस बार भी तुम लोग वैसा ही परफॉर्मेंस दिखाओगे जैसा कि पिछली बार दिखाए थे, ना कि पहले जैसा तुम लूजर की तरह हार जाते थे वैसा हारोगे। सभी लोग सुनकर देखकर कहने लग जाते हैं कि ये कितना एरोगेंट बंदा है, कितना बुरी तरीके से बात कर रहा है, उसको बात करने का ढंग नहीं है क्या। एम्परर से बात कर रहा है वो भी इस तरह से, ये तो सही बात नहीं है। एम्परर जो था यहाँ पर कहने लग जाता है उस ज़ीचेन से कि ठीक है कोई बात नहीं, इतनी दूर से तुम यहाँ पर सिर्फ हमें इन्विटेशन देने के लिए आए तो हम जरूर डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोफाउंड रैंकिंग बैटल के अंदर जाना है या नहीं जाना है। अब आ गए हैं तो यहाँ पर रुक जाओ, शादी के बाद चले जाना। तो ये सुनकर ज़ीचेन कहने लग जाते कि मैं यहाँ पर सिर्फ इन्विटेशन देने के लिए नहीं आया, मैं बल्कि एक और चीज के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारे सेट का एक बंदा है जो कि आजकल बहुत ज्यादा हॉटलाइन के अंदर है। मतलब जहाँ देखो खाली उसी के चर्चे चल रहे हैं, उसके अलावा कहीं पर और किसी और का नाम ही नहीं चल रहा। तो मैं उसी बंदे से मिलने के लिए आया हुआ हूँ और वो बंदा है युनची। पता नहीं लेकिन मुझे इसके अंदर से कुछ तो कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और वो फीलिंग आती है फिनिक्स ब्लड लाइन की। हमारी जो फिनिक्स ब्लड लाइन है ना वो खास करके सिर्फ हमारे फिनिक्स सेक्ट वालों के पास ही होती है और गलती से भी बाहर वाला इसको हासिल करने की हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है हम उसको मार देते हैं। तो इसलिए मुझे ये कंफर्म करना था कि इस युनची के पास क्या हमारे सेक्ट की डिवाइन फिनिक्स ब्लड लाइन है या नहीं है। तो युनची कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर इंपीरियल सिटी के अंदर पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल मामूली इंसान थे, तो मेरे पास इस फिनिक्स ब्लड लाइन की कनेक्शन कहाँ से हो गए, मेरे पास कहाँ से आएगा फिनिक्स ब्लड लाइन, मैं क्या करूंगा उसका। तो ज़ीचेन कहने लग जाता है कि देख रैंकिंग बैटल में देखने के लिए गया था और वहां पर तूने फिनिक्स फायर का यूज किया था। अब फिनिक्स फायर ऐसी कोई नॉर्मल चीज नहीं कि कोई भी ऐसा एरा बंदा आएगा उठाकर फिनिक्स फायर यूज कर लेगा। तूने उसको यूज किया, मतलब तेरे पास फिनिक्स फायर थी और फिनिक्स फायर थी इसका मतलब ये कि तेरे पास उसकी ब्लड लाइन भी होगी। तो सिर्फ एक मामूली सा कल्टीवेटर है जो कि अभी अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत ही स्टेज पर ही है। तेरी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन
ना ही हमारा तरह से कोई कनेक्शन है, तो फिर भी तेरे पास फिनिक्स ब्लड लाइन आई कैसे? तो फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल कैसे किया? तुझे नहीं लगता कि ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है? ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि तेरे पास फिनिक्स फ्लेम आई कहां से? बोल फिर, अब तेरा मुंह क्यों बंद हो गया? तुझे लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? अगर मैं झूठ करूँ तो मेरे बात को प्रूफ करके दिखाना। बता दे मुझे कि कहां से वो लेकर आया था फिनिक्स फ्लेम। हमारा जो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट है ना, वो इतना निर्दय भी नहीं है। मैं तुझे जवाब देने का मौका दूंगा, तो आराम से अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो साबित कर, प्रूफ देकर कि तू निर्दोष है, तो हम तुझे बिल्कुल छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तेरे साथ। और ये साबित करने के लिए मुझे तेरा सा छोटा सा खून का हिस्सा चाहिए। मतलब कुछ बूंदे भी अपनी खून की दे देगा ना, तो मेरा काम हो जाएगा। तो बता, तू अपने हाथों से अपना खून निकाल कर मुझे देने वाला है, या फिर मैं ये मेहरबानी करूँ तेरे ऊपर और तेरा खून थोड़ा सा निकाल लो? उसके बाद तो टेस्ट हो ही जाएगा कि तेरे पास फिनिक्स ब्लड लाइन है या नहीं है। ये देखकर सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि ये तो ज़ीचेन कितने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहा है युनची के ऊपर। एम्परर भी ज़ीचेन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम जो कह रहे हो ना वो गलत है, लेकिन युनची उसको शांत करवाते हुए ये कहने लग जाता है कि देखो, मेरे खून निकालने का हक और मेरी ब्लड लाइन को चेक करने का हक सिर्फ मेरे पेरेंट्स के पास है। मैं उनको ही यहाँ पर अपने खून के बारे में बता सकता हूँ, बाकी को मैं क्यों बताऊँ? तुम हो कौन जो यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन के बारे में पूछने के लिए आए हुए? क्या मेरा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन है? नहीं है ना, तो अपना मुंह बंद कर लो। मुझे तुम्हें कोई प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर ज़ीचेन तक काफी ज्यादा भड़क जाता है और एकदम गुस्से में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहना चाहता है कि मैंने युनची तेरे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा था कि तू बिल्कुल एरोगेंट बंदा है, किसी की बात नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता। और आज जब मैं यहाँ पर तुझसे मिल लिया हूं ना, तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। तू बिल्कुल भी नहीं जानता कि दुनिया कितनी बड़ी हो चुकी है। तुम्हारे सामने वाला कल्टिवेटर कौन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो सबसे पंगा लेना खाली अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम मुझे खून देने के लिए तैयार नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारी जान ही ले लेता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरे अंदर ब्लड लाइन हो या ना हो, लेकिन मुझे शक है ना, तो मैं बिंदास तेरी जान ले सकता हूँ। तुझे मौका दिया था डिफेंड करने का, लेकिन तुझे वो नहीं चाहिए। तो वो सीधा अब युनची के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता और अब यहाँ पर उसके और युनची के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। युनची अपने आप को बचाने की कोशिश करता और सीधा महल से भाग जाता है ताकि महल के अंदर फाइट के दौरान किसी को चोट ना लगे। वो महल के बाहर आकर खड़ा हो चुका, तो अब ज़ीचेन भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ज़ीचेन ये देखकर कहने लग जाता है कि भाग रहा था ना, तो बीच में रुक क्यों गया? भाग ना, मैंने बहुत जमाने से चूहे बिल्ली का खेल खेला नहीं है, मुझे बहुत मजा आएगा तुझे पकड़ने में। तो युनची कहता है कि मैं बचकान है, तुझे लगता है कि मैं तुझसे डर गया था? मैं तो इसलिए बाहर आ गया क्योंकि अगर मैं तेरी जब जान लूंगा ना, तेरा गंदा खून मेरे महल की दीवारों पर ना लग जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, समझा गया? तो ये सुनकर तो ज़ीचेन का और दिमाग खराब हो जाता है। वो कहना चाहता है कि तू जैसा बचकाना जिसके पास पावर के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? लेकिन ठीक है, मैं तेरे पर एक एहसान करता हूँ, तेरे पास फिनिक्स फायर है ना, मैं तुझे दिखाता हूँ कि जिसके पास फिनिक्स ब्लड लाइन होती है और उसकी जो पास फिनिक्स फायर होती है ना, वो कैसी होती है। तो इसको देखो, इसके हाथों ही मर जाना दो। इतना कहने के बाद वो अपनी फिनिक्स फायर को एकदम फुल तरीके से एक्टिवेट करता है, युनची के ऊपर अटैक देकर मार देता है। युनची पूरी तरह से फिनिक्स फायर के अंदर जाकर घिर चुका था। सारे के सारे लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं, उनको समझ आ चुका था कि युनची की जान खतरे में है। अगर युनची अपने आप को नहीं बचा पाया ना, तो इतनी खतरनाक फायर है ये कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता और युनची की जान जाना बिल्कुल तय है। उन लोग को समझ नहीं आता कि युनची अपने आप को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। ज़ीचेन युनची से कहना चाहता है कि क्या हुआ, हवा निकल गई है? अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर रहा है ना, वो बिल्कुल कोशिश नाकाम है। उसको मत कर, छोड़ दे अपने आप को और मरने दे, क्योंकि तू वैसे भी नहीं बच पाएगा। लेकिन तब युनची कहने लग जाता है कि तेरे सेट की इतनी प्योर ब्लड लाइन, जिसको कहा जाता है फिनिक्स ब्लड लाइन, वो भी डिवाइन वाली, वो इतनी ज्यादा लूजर जैसी है क्या? इतनी कमजोर है क्या? क्योंकि तेरी जो फ्लेम की पावर है ना, वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। मुझे लगा था कि मैं तेरी फिनिक्स फायर का इस्तेमाल करके अपने फिनिक्स आर्ट वगैरह जो है ना, उसको कल्टीवेट कर पाऊंगा, लेकिन तेरी फिनिक्स फायर इतनी ज्यादा कमजोर है कि इससे स्ट्रॉन्ग फायर तो मेरे पास खुद है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में फिनिक्स फायर कहते किसको है। और इसके बाद युनची अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा था। जैस्मिन जी थी, वो यहाँ पर युनची से कहना चाहते कि ये नल्ला लूजर ज़ीचेन, सच बता रही, तुम्हारा एक बाल तक वाका नहीं कर सकता। कुत्तों की तरह मारना है ना, मारो, उसके हाथ पैर तोड़ दो, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो युनची कहते कि फिर तो कमाल की बात है, अब थोड़ा मजा लिया जाए ना। युनची तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता, सारी की सारी जो फिनिक्स फायर थी उसको अपने हाथों में डिवोर करते हुए सीधा फेंकर मारता है उस ज़ीचेन के ऊपर, जिस वजह से ज़ीचेन दूर जाकर गिर चुका था। ज़ीचेन देखकर हैरान हो जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तू यहाँ पर इतना अच्छे से फिनिक्स फायर को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है? मैं हूं ना डिवाइन फिनिक्स सेट से, मेरे पास फिनिक्स फायर है जो इतनी ज्यादा कमाल की होनी चाहिए, लेकिन तू ये काम कैसे किया? फिनिक्स सेट का प्रिंस मैं हूं और तेरे पास मुझसे ज्यादा पावर कैसे आई? तो इस वजह से वो यहाँ पर अपनी और ज्यादा फिनिक्स फायर की जो पावर होती है ना, उसको एक्टिवेट करने लग जाता है। उसके बाद जितनी भी फिनिक्स क्लान की पावर थी और जो भी अटैक वगैरह था, वो सबका इस्तेमाल कर चुका था, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही जायंट और काफी कमाल की फिनिक्स स्पिरिट आकर पहुंच जाती है। अब ये फिनिक्स क्लान का प्रिंस है, तो इसके पास फिनिक्स स्पिरिट तो होगी और उसकी जो फिनिक्स स्पिरिट थी काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है और वो आते साथ युनची के ऊपर अटैक देकर मार देती है। युनची अपनी पावर को यूज करता है और प्रोटेक्शन बैरियर बनाते हुए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो फिनिक्स होती है उसका अटैक बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है, तो उसको रोक पाना इतना आसान नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी युनची इतनी
आसानी से शांत नहीं होता। वो अपनी पावर को यूज करता है और उसे डीमन लोटस को समन कर लेता है और उसको समन करते साथ ही वो यहाँ पर फिनिक्स के सामने खड़ा कर चुका था ताकि फिनिक्स का जो अटैक है वो डीमन लोटस के ऊपर जाकर लगे और युंची को कुछ भी ना हो। तो इससे होता ऐसा ही है, डीमन लोटस जितना पूरी तरह से डिवोर ही कर जाता है उस फिनिक्स स्पिरिट को, पूरा अंदर घुस गई और उसके बाद फिनिक्स स्पिरिट गायब भी हो गई। जिचन जब आंखों से अपनी ये नजारा देखता है ना, वो कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तू सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड रेल्म का बंदा, तू यहाँ पर मेरे फिनिक्स स्पिरिट को डिवोर कैसे कर गया? अब वो फिनिक्स स्पिरिट मामूली नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तू उसको डिवोर किया कैसे? इस फिनिक्स की पावर को रोकने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर वो भी एकदम पीक वाली हो। नहीं, मैं नहीं मान सकता, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, तू सिर्फ कल्टीवेशन में तो बहुत लो से है, तू इतना ज्यादा पावरफुल हुआ कैसे? युंची कहता कि मैंने तो अभी तक ढंग से तुझ पर अटैक करना शुरू भी नहीं किया और इतने में तेरी हवा निकल गई। क्या है यार, क्या गुंडा बनेगा तू? और इतना कहने के बाद युंची सीधा उस प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था कि आज बेटा प्रिंस तू गया, तेरा खेल खत्म है। वो जैसे उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, उस प्रिंस के साथी वगैरह आकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते ताकि युंची को रोका जा सके। लेकिन किन्युई बीच में आ जाती है और वहां पर आने के बाद उसने उन जिजन के साथियों की वाट लगा कर रही थी। तब तक कि मौका मिल जाता है युंची को कि सीधा वो जाकर अटैक देकर मार दे उस प्रिंस के ऊपर। और अब यहाँ पर वो प्रिंस के ऊपर इतना अटैक करता है कि प्रिंस यहाँ पर अधमरा हो चुका था। लग रहा था कि वो अब उठने बैठने का लायक नहीं बचा और उसकी जान जाने वाली है। युंची अटैक अभी भी नहीं रोकता और इतने सारे अटैक कर देता है कि बस यहाँ पर अब उस जिजन का खेल खत्म हो गया था। लग रहा था कि शायद वो मर ही गया, लेकिन नहीं, ये इतना घटिया आदमी इतनी जल्दी तो नहीं मरेगा। वो यहाँ पर युंची से कहना चाहते कि जाने दे मुझे यहाँ से, लेकिन मुझे मार तो बहुत बड़ी गलती करा। अगर मैं मर गया ना तो फिर बस खत्म हो जाएगा सब कुछ, तू मरेगा, तेरी इंपीरियल सिटी सब कुछ जाएगी। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे जो इस बैटल को देख रहे थे वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा हुआ कि युंची ने यहाँ पर इस प्रिंस को हरा दिया, वरना तो आज यहाँ पर युंची के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। ना सिर्फ उसके लिए बल्कि हमारे लिए भी मुसीबत हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे युंची इसको मार देता ना तब तो हमारे जो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी, फिर तो हमारी पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी के ऊपर खतरा हो जाएगा। अच्छा हुआ कि युंची ने इसकी जान नहीं ली, सिर्फ इसको मरा किया। युंची उस जीसन से कहने लग जाता है कि तू यहाँ पर बिना इन्विटेशन के घुस गया और अपनी मनमानी करने लग गया। तुझे क्या लगता है कि जहाँ पर भी तू जाएगा वहां पर तुझे कमजोर लोग ही नजर आएंगे जिसके पर तू अपना हक जमा सकता है? कभी भी नहीं। तूने मेरी ब्लड लाइन को इंसल्ट किया है। इतनी सारी हरकतें करने के बाद तू यहाँ से भागना चाहता है इतनी आसानी से? ठीक है, भागना चाहता है ना तो भाग जा, लेकिन एक हाथ और एक पैर काट कर यहीं पर रख दे। उस जीजन के जो साथी थे वो कहने लग जाते हैं कि ये तू गलत कर रहा है, तू यहाँ पर वैसे भी प्रिंस को इतना मार चुका है ना, ये माफी के लायक नहीं है। तो अब यहाँ पर उसे ये कह रहा है कि वो अपना एक हाथ और एक पैर काट दे, तेरे पूरे के पूरे सेट को, तेरी फैमिली को, तेरे जितने भी खानदान में लोग होंगे ना सबको मार दिया जाएगा चुन चुन कर, अगर तूने ये करने के बारे में गलती से भी सोचा तो ये सुनकर युंची कहना चाहता है कि मुझे तो सिर्फ इसके एक हाथ और एक पैर चाहिए थे, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें इसकी जान भी पसंद नहीं है। तो ठीक है ना, इसकी जान लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो सीधा अपनी स्पॉट उठाता है, उसके जरिए वो यहाँ पर मारने वाला था उसी प्रिंस को। शियोसेक का जो वो मास्टर था वो कहना चाहता है कि मार दे इस प्रिंस को, यहाँ पर मुझे मारते हुए देखने में बहुत मजा आने वाला। लेकिन बाकी बंदे जो थे इंपीरियल सिटी वाले वो टेंशन में थे कि बकवास बातें बंद कर, यहाँ पर अगर प्रिंस मर गया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए हम तो सोच रहे कि बस युंची यहाँ पर उसको जान से ना मारे, हाथ पर काटना है काट दे लेकिन जान से ना मारे उसको। जैस्मिन जो थी वो यहाँ पर कहना चाहती है युंची से कि युंची बस बहुत हो गया, ज्यादा तुम्हें और हरकत करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इस प्रिंस को वरना दिक्कत हो जाएगी। तो युंची कहते हैं कि हाँ छोड़ दूंगा, बस सोच रहा हूँ कि कोई बीच में आकर मुझे रोक देना तो मैं उसको छोड़ूंगा, इससे तो टाइम पास कर रहा हूँ कि कोई मुझे आकर रोक दे। तो ये सुनते साथ ही वो जो एम्पायर होते हैं वो यहाँ पर आकर युंची से कहना चाहते कि युंची देखो ये जो प्रिंस है ना डिवाइन फिनिक्स सेट का, वो ही बहुत ज्यादा यंग है और वैसे भी इसने कोई सीरियस हार्म हम लोगों को नहीं पहुंचाया है, तो तुमने जितना इसको मारा है ना ये इसके लिए काफी है, इसलिए अब उसको और ज्यादा मारना ठीक नहीं है। तो ये सुनकर युंची इसी बात को तो इंतजार करते हैं कि कब आकर कोई इसको रोकेगा, वरना खुद से रुक जाएगा तो और का धज्जियां उड़ जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर एम्पायर के कहने पे वो कहता है कि देखो एम्पायर जब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है ना तब जाकर मैं इस जिचेन की जान बख्शता हूँ, वरना तो आज इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया होता है कि चेल कभी भी इसको नोच नोच कर खाने बात है। युंची यहाँ पर उस जिचेन और उसके साथियों से कहना चाहते कि जाओ और मेरे एम्पायर से माफी मांगो और उनका थैंक यू करो कि उन्होंने तुम लोगों की जान बख्श दी, वरना आज तो तुम खत्म थे। एम्पायर कहते कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पूरे की पूरे 7 नेशन है और 7 के 7 नेशन सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के भाइयों की तरह सभी को मुसीबत के टाइम पे साथ देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज जो यहाँ पर हुआ इसको तुम फिनिक्स सेक्ट वाले भुला दोगे और शांत हो जाओगे। तो सारे के सारे लोग इस बात पे हामी भरते। युंची को देखकर वो एम्पायर तो थे वो कहने लग जाते कि युंची क्या कमाल के इंसान हो तुम, पता नहीं तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई, पता नहीं तुम क्या जादू करते हो क्या करते हो, लेकिन तुम्हारे सामने कोई टिक ही नहीं पाता, तुम बहुत ही ज्यादा लाजवाब हो।
युनची जो था वो यहाँ पर उस जिचेन से कहना चाहता है कि तूने जो कहा ना कि प्रोफाउंड रैंकिंग बैटल होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो मैं उसमें सही बता रहा हूँ आऊंगा और आऊंगा उसमें तेरे से फाइट करने के लिए। अगर तुझे बदला लेना ना आज के दिन का तो तैयार हो जाना और प्रैक्टिस करना अच्छे से, ताकि उस टाइम में मुझे इतनी आसानी से तू हार ना जाए और मुझे अच्छी टक्कर दे। तो अब सारे के सारे यहाँ पर मैटर खत्म होने के बाद वापस से शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। सारे के सारे लोग कहना चाहते हैं कि चलो मुहूर्त का टाइम निकलता जा रहा है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी शादी को अंजाम दे देना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर आती है प्रिंसेस कांग युई, यानी कि अपनी ज़ोरोलान। इसको उसका फादर अलग ही नाम से पुकारता ना, इसलिए इसके नाम में बहुत कंफ्यूजन है, कभी प्रिंसेस कभी कांग युई कभी ज़ोरोलान। तो जब वो इतनी ज्यादा तैयार होकर आई हुई थी युनची तो उसको देखता ही रह जाता है कि यार ये कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। सारे के सारे लोग यहाँ पर कांग युई को देखने लग गए थे। कि युई जब ये चीज देखती है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर युनची और उस ज़ोरोलान की वापस से शादी होने वाली है ना। पहले तो उसकी शादी हुई थी युनची से, लेकिन अब यहाँ पर युनची दूसरी शादी कर रहा है। एम्पायर भी अपनी बेटी को इस तरह से दुल्हन बनते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो उससे माफी भी मांगता है कि मेरी बेटी मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी और तुमसे इसके बारे में पूछा भी नहीं कि तुम इस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हो या ना हो, तुम इसके लिए तैयार भी हो या फिर नहीं हो, तो हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन ज़ोरोलान कहना चाहती कि नहीं फादर, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी हूं ना, और इस महल के ऊपर, इस इंपीरियल सिटी के ऊपर मेरा भी उतना ही हक बनता है यहाँ के लोगों को संभालने का जितना कि आपका बनता है। आज नहीं तो कल मुझे ये जिम्मेदारी लेनी ही थी और जितना जल्दी ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, आपने बहुत सही किया है। तो एम्पायर भी कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ युनची भी है, तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ तुम्हें अच्छे से बता देगा और हर टाइम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम दोनों मिलकर इस इंपीरियल सिटी को वो ऊंचाइयों पे ले जाओगे जो मैं कभी भी कोशिश करने के बाद नहीं ले जा पाया। युनची काफी ज्यादा खुश था और वो फूल लेकर जाने लग जाता है ज़ोरोलान के पास। उसको ज़ोरोलान के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लग गए थे कि कब उसने उसके साथ कितनी बातें की हैं और कितने ज्यादा हसीन लम्हे दोनों ने एक साथ गुजारे हैं। और आज यहाँ पर फाइनली वो दिन है जब उन दोनों की शादी होने वाली है। ये दिन का तो ज़ोरोलान और युनची दोनों काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत टाइम के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया। युनची यहाँ पर आकर कहने लग जाता है ज़ोरोलान से कि सीनियर सिस्टर, लेकिन ज़ोरोलान उसे कहती कि नहीं, आज से ये सिस्टर वाले नाटक बंद कर दो, तो मुझे यहाँ पर यू ईयर कह के बुलाओ, जो कि मेरा प्यारा वाला नाम है। अब इसका एक और नाम निकल कर आ गया। युनची से पूछता है कि क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो, तो यहाँ पर ज़ोरोलान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो युनची कहता है कि उम्मीद है कि आज से जो हमारी शादी का बंधन बंधा है ना, ये हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे और हमेशा हम दोनों एक साथ रहे। सारे के सारे लोग दोनों को कांग्रेचुलेशन करते हैं, एकदम खुशी का माहौल होता है। सब यहाँ पर चेयर कर रहे थे युनची के लिए, लेकिन सिया किंजवी और वो जो युनची की आंटी होती है लिंजी, वो थोड़ी सी उदास थी। दोनों के दोनों उदास होते हैं क्योंकि वो जो आंटी है उसको भी यहाँ पर दिल में युनची के लिए लगाव हो गया था और अब जब वो दूसरे से शादी कर रहा है तो उसको तो बुरा लगना ही था। इसके बाद शादी वगैरह हो जाती है और हम यहाँ पर रात का सीन देख पाते हैं जहाँ कमरे को बिल्कुल अच्छे से सजाया गया था, वही पहली रात के लिए। समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या चीज का सजाया गया था, तो इसी के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई होती है। कमरा काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। युनची उसे कहना चाहता है कि आज हमारे पास एक रीजन है सेलिब्रेट करने का, आज हमारे पास रीजन है एक दूसरे के साथ रहने का। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ज्यादा खास लम्हा है, तो इस खूबसूरत लम्हे के अंदर तुम मुझे उतनी ज्यादा खुश क्यों नहीं नजर आ रही है? तुम खुश तो हो ना, हमने कितनी सारी मुसीबतें एक साथ गुजारी है, लेकिन अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। तो ज़ोरोलान कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर खुश हूँ, हम दोनों बहुत सारे लम्हे एक साथ गुजारे और जितने लम्हे गुजारे हैं ना वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे हैं। मैं टेंशन में सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि आज तुमने फिनिक्स सेक्ट वालों से पंगा ले लिया और आगे चलकर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देना, बस मुझे इस चीज की टेंशन है। मैं चाहती हूँ कि अब जो हम दोनों एक साथ हुए हैं ना, ये चीज कभी भी अलग ना हो, हमेशा हम दोनों एक साथ ही रहें। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन है। तो युनची कहता है कि अरे क्यों बकवास का टेंशन लेती है, वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस पूरे की पूरे इंपीरियल सिटी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमसे मुकाबला कर सके, हमें अलग कर सके। इस इंपीरियल सिटी को तो छोड़ो, कोई भी यहाँ पर दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो हम दोनों को अलग कर पाएगा या मुझे नुकसान पहुंचा पाएगा। मैं पूरे के पूरे फिनिक्स सेट को ही डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। तो ज़ोरोलान से कहना चाहती है कि तुमने जैसा कि कहा कि तुम सच में रैंकिंग बैटल के अंदर जाओगे, जिसका इन्विटेशन लेकर आया था वो ज़ीचेन, क्योंकि मुझे डर है कि तुम वहां पर जाओगे ना तो वो लोग पहले से कुछ न कुछ प्लानिंग करके रखे होंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, और वहां पर कितने स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे तो वो भी तुम नहीं जानते, तुम्हें कुछ हो ना जाए, क्योंकि जब उन लोग पहले से प्लानिंग करके रखे होंगे तो तुम्हारे लिए ये मुसीबत वाली बात है। तो यूट्यूब से कहना चाहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी 1 महीने से ज्यादा बचा हुआ है, तो मैं कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर मैं आराम से अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, ताकि 1 महीने के अंदर जितना हो सकता है उतना खुद को स्ट्रॉन्ग बना लूं। और उसके बाद जाऊंगा मैं उस बैटल के अंदर, क्योंकि मैंने जब कह दिया बैटल के अंदर जाऊंगा तो मैं वो रैंकिंग बैटल के अंदर जाने वाला हूँ। देखता हूँ कि वहां पर लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हैं। अब इससे डर के रहूंगा तो फिर हमेशा ऐसा ही रहना पड़ेगा। बस तुम मुझ पर
भरोसा करो ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ को हैंडल कर लूंगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो मेरी टेंशन लेना तुम खत्म ही कर दो। ज़ोरोलान वहाँ पर रो रही होती है, उसको अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन थी और वो उससे कहना चाहती है कि ये ऐसा गम के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू है। तो तुम जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हो चुके हैं ना, तो यही लम्हा मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी मुझे कभी देखने मिलेगा, इसलिए मेरे आंसू खुशी के हैं। तो यूनची कहना चाहता है उससे कि गम के आंसू मैं तुम्हारे आंखों में कभी आने नहीं दूंगा, हम दोनों मिलकर हमारी इस इम्पीरियल सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, हर चीज का मुकाबला एक साथ करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा, बस मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ज़ोरोलान कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे पर खुद से ज्यादा भरोसा है। तो इतना होने के बाद इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, दोनों किस करते हैं और फिर तो अब यहाँ पर यूनची की मजे हो गए, वो चला गया मजे करने के लिए और हम यहाँ पर बैठकर खाली उसको देखते हुए जलन कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं, जिस सीन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।